सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। डिस्टरबेंस रहेगा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा 22 तक के लिए, क्योंकि यंगर ब्रदर की मैरिज भी है। और फिर भी मैं टाइम निकाल के, सेशन आपका नहीं छूट रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और टॉपिक भी कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक जो है वो रह जा रहे हैं, सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड। तो जैसा मैंने कहा, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ सकती है, तो आप थोड़ा सा इसमें ज़रूर से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी सबको नहीं कहा जा सकता कि है ना, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज एंड ऑल, ये अब यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो देखो, आज के टॉपिक है इंदिरा गांधी प्राइज़ के ऊपर है, GLOF के बारे में है, एल कजास नेशनल पार्क है, टैकलिंग CBAM है, रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, सेकेंड बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज्ड हुई है, तो ये डिस्कस करेंगे। और इसमें फिर काफ़ी सारी दूसरी जानकारी और एग्जांपल्स भी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, लाइक वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। और फिर मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, दैट इज़ देयर। तो यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन देखो, आज भी मैंने फ्रेम किया है, क्लाइमेट चेंज में बिकम बेसिस फॉर प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको 15 मार्क्स में आपको लिखना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जो है अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। आज 50% ऑफ रहेगा टेस्ट सीरीज़ पे। फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ मिस मत करना, और साथ में जो इसमें 1000 पेजेस का जो स्टडी मटेरियल आपको अपलोडेड मिलेगा। अभी 8 सेट है, इस वीक में 9th सेट आ जाएगा, फिर 10th सेट आएगा। तो ये बहुत अल्टीमेट है, और उसी पर बेस्ड आपके टेस्ट भी हैं, जो कि हर मंडे को 9:30 बजे होता है। तो नेक्स्ट हमारा 7th, आई थिंक 7 टेस्ट हो चुके हैं, 8th टेस्ट आपका ये शेड्यूल्ड है। तो आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास मौका रहेगा, पूरा जितने भी कंटेंट आपको प्रॉब्लम्स के हैं वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। वो मैंने आपको शो भी किया है कि कंटेंट किस तरीके का आपको रहेगा, तो आप ज़रूर से उसको गो थ्रू होना है। और साथ में ये बुक सीरीज़ है, बुक सीरीज़ और इन दोनों में 50% ऑफ है। दिसंबर तक ये सारी बुक्स मैंने कहा कवर हो जाएंगी आपकी, सारी दिसंबर के बियॉन्ड चीज़ें नहीं जाएंगी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, जैसे GC लॉन्ग के मैंने वीडियो डाल दिए हैं, संकराइज एनवायरनमेंट के वीडियोस डाल दिए हैं, गवर्नेंस इन इंडिया के वीडियोस आ चुके हैं, M लक्ष्मीकांत के वीडियोस बचे हैं, लेक्सिकॉन के वीडियोस हो चुके हैं, 3 वीडियोस बचे हैं, TMH बुक इंटरनल सिक्योरिटी के बचे हैं, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपकी रहेंगी। सोसाइटी के लिए अलग से वो है, तो ये सोसाइटी का नहीं रहेगा, सोसाइटी के लिए मैंने अलग से आपके लिए किया है, जिसमें NCERT एंड ऑल एवरीथिंग है। तो ये सब चीज़ें आपकी इस बुक सीरीज़ के अंदर, एडवांस बुक सारी एक साथ कवर्ड आपको मिलेंगी। साथ में स्पेक्ट्रम है, तो इसके भी नोट्स डालना स्टार्ट हो गए हैं, प्लस आपको ओरिएंटेशन वीडियो भी अवेलेबल है। तो इस पर भी 50% ये 2 कोर्सेज पे रहेंगे, दोनों का आप हिस्सा बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए saurabhpandeyupsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो लास्ट में नंबर है, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये 2 पर्सन हैं जिनका नाम है, दैट इज़ डैनियल बैरन डैनियल बैरन बॉइम करके, और अली अबू अवध। इनको जो है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट फॉर 2023 के लिए जो है चुना गया है। तो ये इनको दिया जा रहा है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पीस थ्रू म्यूज़िकल और कल्चरल डायलॉग इनिशिएटिव। और जो अली अबू अवध हैं, इन्होंने लाइक डायलॉग थ्रू ऑर्गेनाइजेशन रूट्स विच ही फाउंडेड आफ्टर हिज इम्प्रिजनमेंट। अपने जब इनका इम्प्रिजनमेंट हुआ था, और उसके बाद इन्होंने लाइक प्रयास किया है बातचीत के माध्यम से, थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कई सारे जो स्टेप्स हैं वो इनके द्वारा लिया गया है। जो क्योंकि एक इम्प्रिजन थे इसराइल में 1990s के द्वारा में, फिर जो भी इनके द्वारा है, उन्होंने एम्फोसाइज़ किया कि मानवतावादी चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट के दौरान कैसे अपना रखना है, और ये सब चीज़ें जो इसमें हाईलाइट किया है। तो ये इंदिरा गांधी जो प्राइज़ है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नॉन वायलेंस स्ट्रगल है, क्योंकि इसमें जो है फ़लस्तीन स्ट्रगल एंड फॉर नॉन वायलेंस, इस चीज़ पर फोकस किया गया है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स, बस एटलीस्ट नाम किसको दिया गया और किस पर्पस के लिए दिया गया है, दैट यू शुड नो। नेक्स्ट देखते हैं, एक्ट फास्ट टू मिटिगेट अ डिजास्टर इन टिस्टा वैली। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। तो देखो, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रीजन है, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जिसे ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लेशियर लेक जो आउटब्लस्ट फ्लडिंग आप देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पिघलने के बाद पानी एक जगह गड्ढे पे इकट्ठा होता है, और ये जो पत्थर आप ये सब देख रहे हो, तो यहाँ पे मोरेन्स शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है। ये मोरेन्स जो है पानी को रोक के रखते हैं, बट पानी बहुत अधिक हो जाएगा, टूटेगा, टूटने के बाद जैसे बांध टूटता है और पूरा पानी आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर देगा, और ये पानी बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखो होगा, कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे सिक्किम में, और इसके लिए कई सारे जो हमारे एक्टिविटीज़ है वो जिम्मेदार हैं। बट अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो टिस्टा वैली है,
इट हैज़ ओनली 6 मंथ बिफोर 2025 मानसून, 6 महीने इससे पहले तैयार करना है, क्योंकि बहुत ह्यूज डैमेज ऑलरेडी ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग की वजह से हो चुका है, काफ़ी सारे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डैमेज होता है तो लाइवलीहुड आपका जाएगा, काफ़ी सारा इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और वेस्ट बंगाल है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, बट यहाँ पे क्या है, साथ में काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्टेट स्टेट कोऑपरेशन की भी बात करना चाहिए। सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन की तो सब बात करते ही हैं, बट स्टेट स्टेट कोऑपरेशन खास तौर से डिजास्टर के कंटेक्स्ट में बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या है कि अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, लाइक जैसे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल चीज़ें करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत है स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट में वी कैन से जो कदम उठाने हैं वो देखने हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो वार्निंग सिस्टम डेवलप करना है, साथ में अवेयरनेस जनरेट करना है, साथ में ये देखना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसी जगह ना बनाया जाए जो कि वनरेबल है, उसकी प्रॉपर मार्किंग करके, मैपिंग करके, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आस्पेक्ट है उसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ना करके सिचुएशन को समझते हुए कदम आपका उठाना है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी मैटर करता है, लाइक ये कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाना है। जैसे लैंडस्लाइड की स्थिति है या ऐसी स्थिति है तो उसमें कम्युनिटी एक है, वो कैसे, मान लो कोई बड़ा डिजास्टर आता है तो वो फटाफट कैसे आगे काम कर सकते हैं और कोऑपरेट कर सकते हैं। सेंट्रल सपोर्ट की भी काफ़ी अधिक ज़रूरत पड़ती है, ये भी बहुत मैटर करता है। फिर अगर मान लो स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज़ की बात करें तो अगर इफ़ दे हैव नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द GLOF डिजास्टर, तो स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज़ दे हैव टू एड्रेस द GLOF डिजास्टर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एफर्ट। क्योंकि सपोज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, लोग रह रहे हैं, उनका लाइवलीहुड जा रहा है, बहुत सारे हज़ारों लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें कहाँ रखा जाए, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पे फोकस करना है। तो टिस्टा रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क सिक्किम वेस्ट बंगाल रीजन में मानसून टाइम पे एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, और इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि अलॉन्ग द रिवर काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग से जो पानी इस रिवर पे ऐड ऑन होता चला जाता है, तो भयंकर पानी या बहुत ज़्यादा पानी होता है, दैट कैन डैमेज द होल रीजन, उस रीजन को डैमेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया। तो GLOF इंड्यूस्ड फ्लड पे फोकस किया गया, ये टर्म आपको याद रखना है। NH10 जो है यहाँ से है तो वो भी मानसून के टाइम पे अनस्टेबल रहता है, मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपका डैमेज हो सकता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे जॉइंट कमेटी का प्रपोजल्स हैं, तो वो एक तरीके से उसमें हाईलाइट भी किया गया था, एक गठित जो की गई थी कि कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लेकर आना है। फिर यहाँ पे वेरियस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आना है, क्योंकि इसमें जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आना पड़ेगा, देन ओनली थिंग्स कैन बी डन। और जो ये इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस आपका या उसको टैकल आपका किया जा रहा है। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की तरफ जाना, जो पानी अधिक होता है उसको दोबारा से चैनल करना, रिवर ओवरफ्लो अगर होता है तो वो ज़्यादा पानी कहाँ से जाया जा सकता है, तो वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लेकर आना। रिपेयर वर्क किया जा सकता है, जो डैमेज रोड हैं, ब्रिज हैं, मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन की ना अफेक्ट हो, तो अगर ऐसी स्थिति आती तो तुरंत किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर किया जाए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पे भी है कि अगर स्थिति ख़राब होती तुरंत इवैक्यूएशन कैसे किया जाए, रिलीफ कैंप्स कैसे बनाया जाए। इवन रिलीफ कैंप्स के अंदर भी देखा जाए तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी नॉर्मल फूड है और बहुत सारी जो चीज़ें, मेडिकल सपोर्ट है, ये सब प्रोवाइड करना। तो पोस्ट डिज़ास्टर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो फिर लैंड यूज़ प्लानिंग पे भी फोकस आपका करना। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग एंड जोनिंग वाज हाईलाइटेड, ये भी है। तो ये भी आपका हाईलाइट किया गया, जो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग और जोनिंग, ये बहुत, क्योंकि देखो जहाँ पे अगर सपोज करो कि रिवर के अलॉन्ग अगर हमने कुछ ऐसा ह्यूमन हैबिटेशन का इंक्रीज़ कर दिया तो वहाँ पे हमेशा चैलेंज बने रहेंगे, क्योंकि अगर रिवर में पानी बहुत अधिक आया या जो स्थिति GLOF की वजह से होती है तो इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड काफ़ी सारी लाइफ का और इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम पे फोकस करना है, कम्युनिटी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है डेवलप करना, और साथ में जो पूरा इकोसिस्टम उसको रीस्टोर करना, पूरा जो इकोसिस्टम है उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है, जो डैमेज्ड इकोसिस्टम उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। इसका मैं पूरा माइंड मैप आपको प्रोवाइड होगा, जो प्रहार बैच का हिस्सा है तो उनको माइंड मैप इसका स्पेशल मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको शो किए हुए हैं। और ये आपको वेट करना, जैसे जो क्लासेस अपलोड होती हैं प्रहार बैच के अंदर, वो अभी मतलब क्योंकि 2 इयर्स का कंटेंट है तो वो कंपाइल्ड होकर अपडेट होगी, और साथ में PDF भी एकदम अच्छे फॉर्मेट में होता है,
मतलब अभी जो मैं PDF जो नए PDFs आ रहे हैं उसमें पूरा A4 साइज़ पेज में प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा उसमें, तो आप उस चीज़ को अपना फॉलो करते रहना। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक टॉपिक निकल कर आता है, दैट इज़ एल कजास नेशनल पार्क, जो कि इक्वाडोर के अंदर है। तो एल कजास नेशनल पार्क ये लोकेटेड इक्वाडोर के अंदर, क्यूएंका इक्वाडोर है। पार्क में डाइवर्स इकोसिस्टम भी है, परामो, क्लाउड फॉरेस्ट ये भी है। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें, होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें एंडेमिक स्पीसीज़ भी हैं। पार्क में न्यूमरस हाइकिंग, मतलब काफ़ी सारा आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें यूनिक एक ये है कि लगभग 200 प्लस इसमें लेक्स, मतलब आपको सोचोगे पार्क के अंदर 200 प्लस लेक्स हैं। और द क्लाइमेट इन द पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूल टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ये है, टेम्परेचर कूल है और ह्यूमिडिटी हाई है। अभी कल की लाइक लास्ट उसमें मैंने आप लोग से डिस्कस भी किया था लाइक अबाउट कि मान लो कि जो ट्रीज़ होते हैं, अगर ट्रीज़ बहुत अधिक हैं तो एक तो अच्छी चीज़ है कि टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और भी कई चैलेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाई ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, हाई ह्यूमिडिटी अगर है तो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वो जो टेम्परेचर डिक्रीज़ वो बैलेंस हो सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको खासतौर से प्रीलिम्स में आपको याद रखना है। और ये जो नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड, दैट ऑल्सो यू शुड नो। हाउ इंडिया कुड काउंटर द CBAM, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले CBAM का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट है, यहाँ समझना, भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत अधिक कार्बन एमिशन आपका लगता है। सपोज करो कोई प्रोडक्ट ए है, अब उस ए के प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन काफ़ी अधिक है। अगर ए के प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन बहुत अधिक है, तो जो यूरोप का CBAM है, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ना, तो उसमें क्या है, वो स्पेशल एक कोई ड्यूटी या टैक्स लगा देंगे। तो इससे जो भी डेवलपिंग देश में प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ना तो अभी इतना अधिक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ है ना, मतलब ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो रही है। अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल लगातार होता जा रहा है तो इसकी वजह से क्या है कि जो कार्बन एमिशन है वो भी मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, कोल की बर्निंग से अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो काफ़ी अधिक कार्बन एमिशन और ये सब तो इसमें कंट्रीब्यूशन रहता ही है। तो किस तरीके से जो एनर्जी नीड्स हैं वो हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरी करें, क्योंकि अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। उस कंटेक्स्ट में जब प्रोडक्शन के प्रोसेस में ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, जिसके तहत CBAM जो है मैकेनिज्म, उसमें स्पेशल टैक्स लगा देते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट आया भारत से तो उसमें कहेंगे देखो तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना कार्बन एमिशन और ये सब इन्वॉल्व है तो इसमें इतना टैक्स आपका लग जाएगा। तो इससे क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देश कहेंगे देखो हमें कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है। अब ये कार्बन न्यूट्रलिटी की तो बात करते हैं कि हम कार्बन एमिशन जीरो करना चाहते हैं और अपने देश की कंपनी को इस चीज़ के लिए फोर्स करना चाहते हैं। बट अगर प्रोडक्ट बाहर से कार्बन, जिनके प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन बहुत अधिक है, अगर वहाँ से ही बाहर से आएंगे तो उन्हें कॉम्पिटेटिवनेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि अगर भारत में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है तो और प्रोडक्शन के प्रोसेस में उनको थोड़ा सस्ता पड़ रहा है तो वो सस्ते में उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो अगर यहाँ पे वो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर कार्बन एमिशन से रिलेटेड कैसे चीज़ों को रिड्यूस करें, ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पे फोकस या एम्फेसिस किया जा रहा है, तो उस स्थिति में इनको चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो इसको बैलेंस करने के एक्स्ट्रा टैक्स लगेंगे और ये जो टैक्स लगाने की टेंडेंसी, इसकी वजह से प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी भी डेवलप जो है आपकी हो सकती है। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का मतलब है कि कोई बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट में ज़बरदस्ती का टैक्स लगा देना चीज़ों को कि हम इससे नहीं लेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ख़राब आ रहा है या ये प्रोडक्ट जो है इसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन बहुत हो रहा है, इस टाइप के कुछ बोल के और फिर जो टैक्स लगा के और उस प्रोडक्ट को एंटर ना होने दो। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का बेसिस बन सकता है लाइक जो भी प्रोडक्ट डेवलपिंग देशों के साथ आ रहा है। और फिर ये ट्रेड वॉर की स्थिति भी इसमें हो सकती है, ये भी है। अब इसमें देखो ये कहते हैं, ये भी एक चीज़ हाईलाइट किया जा रहा है कि देखो जो हम टैक्स इस पर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है तो अगर टैक्स लगातार इसमें इम्पोज किया जाए तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, अगर आप चाहते हो कि ठीक है अगर ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और रेवेन्यू भी आप ले रहे हो उन देशों से जहाँ के प्रोडक्शन प्रोसेस में कार्बन एमिशन है, तो रेवेन्यू को आप उनको थोड़ा बहुत दो, बट वो ऐसा नहीं है, वो सारा पैसा भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा ही यूज़ किया जा रहा है। तो कई सारे इसमें कंसर्न जो है वो आपके रेस किए गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या गई कि प्रोटेक्शनिज्म जो है ये चीज़ डेवलप हो सकती है और ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में कोऑपरेशन वो अफेक्ट होगा। इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज भी किया यूरोपियन यूनियन के जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि आर्बिट्रेरी नेचर है, प्लस इसमें कई डिस्क्रिमिनेशन है डेवलपिंग देश का। साथ में वो ये कह ही रहे हैं कि देखो बाहर से आपके प्रोडक्ट आएगा तो हम उसमें
टैक्स इम्पोज कर देंगे और बहाना ये है कि देखो कार्बन एमिशन आपके उसमें हो रहा है। तो जो ट्रेड है वो काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा, जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत अफेक्ट होगा, हमारा प्रोडक्ट वहाँ रीच नहीं कर पाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत अफेक्ट होगा, इससे इकोनॉमी नीचे जाएगी। अब इसमें ये लगभग ये जनवरी 1 2026 से इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। अब इंडिया ने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूनाइट साथ में होना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी अनफेयर है। क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट काफ़ी सारे बेचे भारत के अंदर, अब अपने प्रोडक्ट जब मतलब डेवलपिंग देश बेचना चाह रहे हैं तो उसमें वो कई सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर रहे हैं। तो इसमें सबको साथ में मिलकर थोड़ा सा एक प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। साथ में डाइवर्स पर्सपेक्टिव डेवलपिंग नेशन के हैं, सारे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के व्यूज़ को मतलब शेयर नहीं करते हैं ये इकोनॉमिक गोल को। इससे क्या है कि किस तरीके से CBM का एप्लीकेशन होगा, कुछ देश कहेंगे नहीं ठीक है, बट मान लो एक्सपोर्ट में जिनका कंट्रीब्यूशन इतना अधिक नहीं है तो दे विल फाइंड इट बेटर, उनके लिए ठीक रहेगा। चैलेंज भी है CO जो COP29 आपका अजरबैजान में है, तो यहाँ पे भी कई आर्गूमेंट्स जो रखे गए हैं वो इतने मतलब अफेक्टिव नहीं है, तो इंडिया के पोजीशन को वीक भी कर सकता है, और ग्लोबल साउथ कैसे रिप्रेजेंट हो दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। अब इसमें देखो उनको एक मौका मिल जाएगा, अगर बात बहुत स्ट्रांग नहीं रखी जाएगी तो डेवलप्ड देश, आज यूरोपियन यूनियन है, बाद में और भी अमेरिका और लोग दूसरे जो हैं वो भी इस पर जो टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो डेवलपिंग देशों के साथ आप कह सकते हो कि एक अलाइनमेंट जरूरी है, अलाइनमेंट विद डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडिया को अपने आर्गूमेंट्स को दूसरे डेवलपिंग देशों से के साथ मिलकर, और फिर जो भी ऐसे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उस आर्गूमेंट को सामने रखना, फिर जो टाइम जो है CBM के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए देना कि देखो, क्योंकि देखो अगर ऐसा कार्बन एमिशन को रिड्यूस भी करना है तो ये ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, रेवेन्यू अगर है तो वो कुछ ट्रांसफ़र हो, पैसा ट्रांसफ़र हो, तो इससे जो ट्रांजिशन है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और दूसरे जो भी तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए, तो वो चीज़ों तक डेवलपिंग देश भी रीच करे, बट उसके लिए सर्टेन टाइम जो है वो चाहिए जिससे कोई अपने आप को अडेप्ट कर सके। रेवेन्यू शेयरिंग भी जरूरी है। अब इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स देने वाले डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड देश हैं, तो ये पैसा कुछ शेयर भी होना चाहिए। फिर इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग भी है, ये भी कहा गया कि यहाँ पे EBA फॉर एमिशन रिडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो भी ऑब्लिगेशंस होंगे इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बेसिस में अमंग ट्रेड पार्टनर्स के बीच में होगा। यहाँ पे इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग बहुत मैटर, मतलब जैसे अगर सपोज करो किसी जगह पे कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आ रहा है और भारत से प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें कहा कि देखो इतना इसमें भी कार्बन एमिशन आया, भारत में भी इतना इस प्रोडक्ट के प्रोसेस में कार्बन एमिशन आया, तो एक में मतलब सेम दोनों में ही आप इक्वल अमाउंट ऑफ अगर टैक्स इम्पोज करो तो ठीक नहीं है। हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट में देखा जाए तो US हो सकता है कि उसका ज़्यादा बड़ा रोल रहा हो कार्बन एमिशन एंड ऑल, और भारत का कम रहा हो, तो जब ऐसी स्थिति है तो दोनों में आप ऐसा ही आप एक समानता नहीं रख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये चीज़ जो है डिसाइड करना चाहिए। जो टैरिफ कैलकुलेशन है उस पर भी है फैक्टर देखना चाहिए, जैसे GDP, एमिशन, ट्रेड बेनिफिट्स, ये सब फैक्टर्स देखने चाहिए। हो सकता है कि किसी देश के साथ ट्रेड डैमेज करने के लिए कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं, तो ये सब कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेदारी है, बट इसमें यह है कि जो रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एक समान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी हैं। जैसा कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी भारत की है, US की भी है, लेकिन भले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो बट लेवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है वो वेरी होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट लीडरशिप इंटिमिडेशन की बात किया जाए तो ये एक तरीके से non-EU जो नेशंस उनमें प्रेशर बनाने की बात है, और फिर एक जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे एक एजेंडा सेट करने की ज़रूरत है कि ये दिखाना चाहिए कि देखो हम जो है क्लाइमेट के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, बट उसमें जो पैसा वैसा जनरेट होगा वो हम रख लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उनके जो प्रोडक्ट आएंगे उस पर कह देंगे देखो तुम्हारे इस प्रोडक्ट के प्रोसेस में बहुत कार्बन एमिशन होगा जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, और वो पैसा भी हम उनसे शेयर नहीं करेंगे। मतलब इस टाइप का यूरोपियन यूनियन का थॉट प्रोसेस है। तो ये सब पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एमिड यूक्रेन वॉर की बात की गई है। अब यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सामने रखी है, और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी कन्वेंशनल अटैक अगर रशिया के द्वारा होता है, जैसे यूक्रेन ने किया, अब उसको सपोर्ट न्यूक्लियर पावर कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर मतलब जैसे US ने सपोर्ट कर दिया, तो अब उसे भी क्या है कि ये एक जॉइंट अटैक के रूप में कंसिडर किया जा सकता है, और उसे ये प्रेरित कर सकता है रशिया को कि वो न्यूक्लियर जो वेपन है उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। सो ये 1000 डे सिंस द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन फरवरी 24, 2022, तो ये साइनिंग एग्रीमेंट इस समय हुआ है। और डॉक्ट्रिन के तहत देखा जाए तो यहाँ पे यूक्रेन को अलाउ करना
लाइक है ना कि रशिया के खिलाफ स्ट्राइक करना विथ यूएस सप्लाइड लॉन्ग रेंज मिसाइल। फिर जो न्यूक्लियर रिस्पांस कंडीशंस की बात करें तो जो अपडेटेड डॉक्ट्रिन है इसके माध्यम से अगर मान लो दैट है मैसिव एरियल अटैक ऑन रशिया जो है अगर किया जाता है रशिया के ऊपर तो वो न्यूक्लियर रिस्पांस भी इसके लिए कर सकता है और इसका बहुत इम्पैक्ट भी पड़ेगा। कि रशिया के लिए क्रिटिकल थ्रेट क्या है कि जो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट किया गया है कि अगर रशिया को लगता है कि यार मेरा मेरा एक क्रिटिकल थ्रेट मुझे फेस करना पड़ रहा है, अगर वो क्रिटिकल थ्रेट रशिया को लगता है कि वो फेस कर रहा है तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर रेस्पॉन्स जो है वो कर सकता है। अब दूसरा ये भी कहा गया कोलिजन एग्रेशन द अटैक बाय नॉन न्यूक्लियर पावर विद सपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर इज व्यूड एज जॉइंट एग्रेशन। तो ये जो है जहाँ पे जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जो टर्म यूज्ड है जॉइंट एग्रेशन, जैसे यूक्रेन जो है वो नॉन न्यूक्लियर पावर है और यहाँ से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें कई आपके न्यूक्लियर पावर है तो वो दोनों अटैक कर रहे हैं तो ये स्थिति एक जॉइंट एग्रेशन का होगा। जैसे नाटो है, अब मान लो नाटो देश साथ में अटैक कर रहे हैं तो दैट विल बी अ केस ऑफ अ जॉइंट एग्रेशन। और इस कंसिडरेशन में अगर रशिया को क्रिटिकल थ्रेट फेस करना पड़ रहा है तो रशिया कैन यूज़ अ न्यूक्लियर वेपन। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज आपकी हुई है। तो यहाँ पे जो ये बाल्टिक सी है याद रखना मैप के कंटेक्स्ट में और इसके आसपास के देश याद रखना जैसे पोलैंड है, लिथुएनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये सब देश है। यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है, ये पूरा रीजन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल जो है वो आपकी डैमेज हुई है, ये आपका हाईलाइट किया गया है। और जो मिनिस्टर फॉर सिविल डिफेंस कार्ल ऑस्कर बॉयलिन इन्होंने कहा गया कि कई सारे नॉन फंक्शनल केबल्स हैं तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ पे एरिलियन सबमरीन केबल लोकेटेड है इसी रीजन के अंदर, आप याद रखना बाल्टिक रीजन के अंदर। तो उन केबल्स के उनमें डैमेज हुआ, इससे इंटरनेट ट्रैफिक विल ऑल्सो भी अफेक्टेड। अब इसमें ये भी कई बार ट्रैफिक जो है पूरा अफेक्ट होगा, इंटरनेट एस्पेक्ट भी अफेक्ट होगा। अब मतलब कई जब हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो मैराइन इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक आपका डैमेज होता है। ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, तो ये थोड़ा सा आप मैपिंग का ध्यान में रखना। मैपिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिलियन सबमरीन है स्वीडिश आइलैंड ऑफ गैटलॉन्ड और लिथुनिया के बीच में लोकेटेड है, ये मैपिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद केबल बिटवीन हेलसिंकी और रॉस्टॉक, तो यहाँ पे भी केबल है आपके हेलसिंकी और रॉस्टॉक का जो रीजन है। फिर जर्मनी और फिनलैंड मतलब ऐसा कट रही हैं केबल्स जो हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करने की बात की गई है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आज मैरिज वेडिंग है घर के अंदर तो यंगर ब्रदर की, और उसमें मैं फटाफट सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट टॉपिक आपका कोई भी मिस नहीं हुआ है। आपके लिए ऑफर है, देखो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, प्लीज़ इसको मैं फिर बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी 50% ऑफ है, 900 समथिंग इसका प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। इसमें 30 टेस्ट हैं। अब आपका मन जो है 400-500 रुपये की टेस्ट सीरीज़ की तरफ जा रहा है तो वो आप अपना डिसीजन लो, वो आपकी सुविधा है, आपको ऐसा लगे। पर जो भी सीरियस लोग हैं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये चीज़ जो मिस मत करना, जो 1000 पेजेस के मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा MCQ फॉर्मेट में लगभग 1.5 से 2 साल का कंटेंट आपको मिलेगा। मोर देन 1000 पेजेस होंगे, ये लास्ट में आप नहीं कर पाओगे। इसमें 50% पूरा ऑफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बुक सीरीज़ के अंदर ये सारी बुक्स मैं कवर कर रहा हूँ, SC दुबे वाली नहीं है, ये सारी बुक्स आपकी कवर है, इसमें भी 50% ऑफ है। अब समय आ गया है कि ये आप इसको कंप्लीट करो। बुक सीरीज़ के सारे लेक्चर्स जो बचे हुए हैं मैं दिसंबर तक कंप्लीट कर दूंगा और ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है, ठीक है। अराउंड 1900 के पास आपका प्राइस इसका रहेगा। अगर आप इसका हिस्सा नहीं तो इसका जरूर से हिस्सा बनो और लेक्चर देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मोर देन आई थिंक 45+ या 50 के आसपास लेक्चर ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है। रिमेनिंग लेक्चर दिसंबर तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इथिक्स का कोर्स, ऐसे राइटिंग है, आकलन सीरीज़ है, आकलन वाला भी है, ठीक है। अब वो ऑफर अभी चल रहा है, जैसे ही एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो फिर ऑफर बंद हो जाएगा, एडमिशन बंद हो जाएंगे आकलन सीरीज़ में, फिर आप उसको अपना देखना। इसके बाद देखते हैं सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे जाओ, इसमें आपको करंट अफेयर्स के PDF मैगजीन सब कुछ भी मिलेगी। ऑल कोर्सेज में जाके आप जितने भी कोर्सेज वो भी एक्सेस कर सकते हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें और सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इस टेलीग्राम चैनल से भी जरूर से जुड़े रिसेंट अपडेट के लिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज में बिकम बेसिस फॉर प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इसको एलिसिडेट करना, 15 नंबर पे लिखना है। थोड़े से पॉइंट्स जरूर हाईलाइट करना, और अगर कोई डिस्टर्बेंस हो, मेरी स्पीड में कोई थोड़ा सा वेरिएशन हो तो इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा मांगना चाहूँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे सेशन भी पूरा आपको देना है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 22 की जैसे मैंने आपको कहा कि मैरिज भी है
यंगर ब्रदर की तो सारा देखना पड़ता है, सब कुछ होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी जिम्मेदारी हर तरह से, चाहे पर्सनल है प्रोफेशनल है, उसको बैलेंस करना बहुत मैटर करता है। आप लोग भी कभी भी अपना जो भी स्थिति हो तो उसमें अपना इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। कभी भी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उससे नहीं भागना है, और जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो अपना जो काम है उसको भी नहीं छोड़ना है। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने लाइफ में अपना सकते हो। और है ना, मतलब आप परफेक्ट तो नहीं है, सब लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वी कैन ट्राई दिस, है ना, क्योंकि हर जगह आपकी एक जिम्मेदारी बनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।